Hello guys, welcome to my channel Being Ideal. So this is the part 2 of First War of Independence. अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो जाकर देखिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द मिलिट्री कॉजेस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, इमीडिएट कॉज, फेल्यूर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे पहले आते हैं मिलिट्री कॉजेस पर। ब्रिटिश आर्मी में इंडियन सोल्जर्स भी थे जिन्हें सिपोय बोला जाता था, लेकिन ब्रिटिशर्स इंडियन सोल्जर्स के साथ दुर्व्यवहार करते थे, जिसे हम कह सकते हैं इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन सोल्जर्स। इंडियन सोल्जर्स को बहुत कम सैलरी दी जाती थी, उन्हें ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस भी नहीं दिए जाते थे, ना ही उन्हें किसी भी तरह के धर्म चिन्ह पहनकर और रखने दिए जाता था। वहीं जो ब्रिटिश सोल्जर्स होते थे उन्हें सेम पोस्ट पर हायर सैलरी दी जाती थी, एक्स्ट्रा अलाउंस भी दिए जाते थे, जिसकी वजह से जो इंडियन सोल्जर्स थे या जिसे हम बोल सकते हैं सिपाही थे, वो उनके दिल में ब्रिटिशर्स के खिलाफ नफरत पैदा हो गई थी। सेकेंडली, जो इंडियन सोल्जर्स थे वो चाहे कितनी भी क्वालिफाइड क्यों ना हो, उन्हें हायर पोस्ट नहीं दी जाती थी। सिर्फ इंडियन सोल्जर्स सूबेदार तक ही बन सकते थे, उसके बाद उनका प्रमोशन नहीं होता था। सूबेदार एक बहुत छोटी पोस्ट होती है, मतलब जो आर्मी थी उस टाइम पे, ब्रिटिश आर्मी थी जो, उसमें तो सिर्फ वही पोस्ट इंडियंस को दी जाती थी। वहीं जो हायर पोस्ट रहती थी उस पर सारे ब्रिटिशर्स ही रहते थे। ब्रिटिशर्स को प्रमोशन बहुत तेज़ी से होता था और उनकी सैलरी भी कई गुना ज़्यादा होती थी, जिसे हम कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग इंडियंस एंड ब्रिटिश सोल्जर्स। अब थर्ड आता है जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्हें देश छोड़कर दूसरे देश में वार करने जाना होता था। यानी इंडियंस को अब ब्रिटिशर्स की लड़ाई किसी और देश में चल रही होती है, वहाँ भी फाइट करने जाना होगा, जिसे हम कह सकते हैं गोइंग ओवर द सीज फॉर वार। लेकिन दिक्कत ये थी कि उस समय हिंदू धर्म के अनुसार अपने देश को छोड़कर या फिर किसी और देश में जाना या समुद्र को पार करके, नदी को पार करके क्रॉस करना, वो अशुभ माना जाता था। और दूसरी बात यह कि इंडियंस दूसरे देश में क्यों जाए अपना देश छोड़कर, इसलिए ना इंडियन सोल्जर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम ये देश छोड़कर नहीं जाएंगे। तो ये भी एक कारण रहा है, मिलिट्री कॉज रहा है रिवोल्ट ऑफ 1857 का। अब हम बात करते हैं इमीडिएट कॉज की, जिसने आग में घी डालने का काम किया था। सो ये भी एक मिलिट्री कॉज की तरह ही है, क्योंकि ये भी मिलिट्री से रिलेटेड है। इंसिडेंट ऑफ ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस। जो कार्ट्रिजेस होते हैं मैं बताता हूँ यूज़। उस समय ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी में न्यू एनफील्ड राइफल्स को इंट्रोड्यूस किया था, जिसे लोड करने के लिए ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस को मुंह से बाइट करना होता था और राइफल में डालना पड़ता था। लेकिन दिक्कत यह थी कि उस समय ये र्यूमर स्प्रेड हो गई थी कि जो ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस है काऊ और पिग के फैट से बनते हैं। यह अफवाह थी या सच था ये आज तक भी नहीं पता, लेकिन काऊ जो होती है वो हिंदुओं में बहुत ज़्यादा पवित्र मानी जाती है। तो जो काऊ का फैट है वो मुंह में लेना बिल्कुल गलत माना जाता है हिंदुओं के उसमें। वहीं जो पिग होते हैं उनको बिल्कुल मतलब हराम माना जाता है मुस्लिम्स के अंदर। तो मुस्लिम्स भी, जो मुसलमान होते हैं वो भी पिग के जो फैट है उसको मुंह में नहीं ले सकते, जिसकी वजह से जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस को यूज़ करने से मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। इससे हुआ कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्होंने इंडियन सोल्जर्स और सिपाहीज को ग्रीस कार्ट्रिजेस यूज़ करने के लिए फोर्स किया, जिसकी वजह से मंगल पांडे नाम के सिपाही ने, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है आमिर खान की, मंगल पांडे। तो जिन मंगल पांडे नाम के जो सिपाही थे उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर के ऊपर अटैक कर दिया, फिर मंगल पांडे को अरेस्ट करके फांसी पे चढ़ा दिया गया था। जब ये बात पूरे नॉर्थ इंडिया में फैली तो लोग और सिपाही ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आ गए, जिसे हम सिपाही म्यूटिनी भी कहते हैं। कहीं कहीं किसी बुक्स में ना जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस और द रिवोल्ट ऑफ 1857 को सिपाही म्यूटिनी भी कहते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होना अगर क्वेश्चन ये आता है इससे रिलेटेड। तो ये था रिवोल्ट ऑफ 1857 का इमीडिएट कॉज। अब हम बात करते हैं फेलियर ऑफ फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी वो क्या रीजंस थे जिनकी वजह से जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था और रिवोल्ट ऑफ 1857 था उसे फ्रीडम नहीं मिल पाया हमको। सबसे पहला कि ये पूरी इंडिया की फाइट नहीं थी, सिर्फ कुछ ही राज्यों के लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आए थे। कई स्टेट्स ने तो इसमें पार्ट ही नहीं लिया था, जैसे सिंध, कश्मीर, राजस्थान, पंजाब एक्सेट्रा। इन देशों ने तो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस में पार्ट ही नहीं लिया। सेकेंडली, कई राज्य के राजा स्टिल ब्रिटिशर्स के साथ थे। थर्ड, इंडियन के जो पास मॉडर्न वेपन्स नहीं थे, वहीं ब्रिटिशर्स के पास एडवांस वेपन थे, जैसे गन, बॉम्ब एक्सेट्रा। वहीं इंडियंस के पास क्या था, कुछ नहीं था, तलवार थे
डंडे थे, भाले, इन सब से लड़ रहे थे, तो वो कैसे जीत सकते हैं बताओ? गन्स के आगे चलेगा क्या डंडा? उसके बाद जो ये जंग लड़ी गई थी, इसका कोई स्पेसिफिक गोल नहीं था। सब अपने ऑन मोटिव के लिए लड़ रहे थे। जैसे रूलर सिर्फ अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे, पूरे इंडिया के लिए कोई नहीं लड़ रहा था। वहीं सोल्जर्स अपने खुद के अधिकार के लिए लड़ रहे थे। तो कोई एक पैन इंडिया गोल नहीं था कि इंडिया को फ्रीडम दिलवाना ही है। एट लास्ट इस रिवोल्ट में लीडरशिप की कमी थी। कोई भी एक लीडर नहीं था जो कि सही से गाइड कर सके। जो भी रिवोल्ट में पार्ट ले रहा था वो अपने तरीके से खुद खुद के मकसद के लिए लड़ रहा था। ना ही इंडियंस के पास ज़्यादा मैन पावर थी, ना ही आर्म्स थे और ना ही पैसा था। इसलिए फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस अनसक्सेसफुल रहा। अब हम बात करते हैं इसके रिवोल्ट ऑफ 1857 या फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के कॉन्सिक्वेंसेस की। सबसे बड़ा जो असर हुआ वो ये कि एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एंड हो गया। देखो पहले ना ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से आई थी व्यापार करने के लिए इंडिया में। उसने हमारे ऊपर रूल किया धीरे धीरे, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये जब रिवोल्ट ऑफ 1857 की जो बात है, जब पता चली, जो क्वीन विक्टोरिया है इंग्लैंड की, अब उनके अंडर सब कुछ आ गया था। कमान ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चली गई थी। हमें आज़ादी नहीं मिली थी, क्वीन विक्टोरिया इंडिया की क्वीन बन गई थी। अब उन्होंने पूरे इंडिया को कंट्रोल करने के लिए गवर्नर जनरल या फिर जिसे वाइसरॉय भी बोलते हैं, उन्हें अपॉइंट किया, जिसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। सेकंड जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ रिवोल्ट ऑफ 1857 का, वो ये कि अब इंडियंस के अंदर नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न हुई थी, देशभक्ति की भावना जिसे कह सकते हैं। अब इंडियंस ये जानने लगे थे कि ये हमारा देश है और ब्रिटिश बाहर से आए लोग हैं जो हम पर रूल कर रहे हैं। जो थर्ड चीज़ हुई थी वो ये कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स एक्ट जो था उसे रद्द कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। उसके बाद जो मुग़ल रूल का एंड हो गया था, मुग़ल रूल पूरा ख़त्म हो चुका था उस टाइम पे। उसके बाद क्वीन विक्टोरिया ने सबको दिलासा दिलाया कि वो किसी के भी सोशल और रिलीजियस बिलीव में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ना ही ब्रिटिश आर्मी में इंडियन और ब्रिटिश के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा। देखिए ये सब तो सिर्फ लोगों को शांत करने के लिए था, ताकि लोग ज़्यादा भड़के नहीं, क्योंकि उस टाइम पे माहौल गर्म था बिल्कुल। 1857 का रिवोल्ट हुआ था, इसलिए उनको शांत करने के लिए बोला गया था। एक्चुअल चीज़ जो रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद वो हुई ना, वो ये कि ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फॉलो करना स्टार्ट किया। उन्होंने अपनी आर्मी में भी जो राजपूत हैं वो अलग रहेंगे, जो ब्राह्मण हैं वो अलग रहेंगे, जो नीची जात के हैं वो अलग रहेंगे। तो वो समझ गए थे कि अब इंडिया के ऊपर किस तरीके से रूल करना है। तो हमारे चैप्टर है ये पूरा ख़त्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी। अब मैं आईसीएसई की जो हिस्ट्री है उसको मैं चैप्टर वाइज कवर करने वाला हूँ। तो ये फर्स्ट चैप्टर मैंने कवर किया था, तो मैं अब नेक्स्ट चैप्टर जल्दी से जल्द लाने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।